नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी का अमर उपन्यास गबन भाग 29 शुरू होता है। कलकत्ते में बछीन साहब ने उपरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था। कोई कष्ट न हुआ। रतन ने महाराज और टीमन बहार को साथ में लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर के में सदमी हो गए थे। शहर के बाहर एक बंगला था, उसके 3 कमरे मिल गए। इससे ज्यादा जगह की वहां जरूरत भी न थी। हाथे में तरह तरह के फल पौधे लगे हुए थे। स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था। पास पड़ोग में और कितने ही बंगले थे। शहर के मोग उधर हवाखोरी के लिए जाया करते थे और हरे होकर लौटते थे। पर रतन को वो जगह फाड़े खाए थी। बीमार के साथ पानी भी बीमार होते हैं। उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। समधर ने वकील साहब की ओर भी शिडिर कर दिया था। 2-3 दिन तो उनकी दशा उसमें भी खराब रही, जमी प्रयाग में थी। लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 दिन बाद वो कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से बाधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती। खान भोजन की भी सुधि न रहती। वकील साहब चाहते थे कि वो यहाँ से हट जाएं तो दिल खोलकर कराहें। उसे तस्कीन देने के लिए वो अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते रहते थे। वो पूछती, बाज कैनी तबीयत है? तो वो फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदल बदल कर काटते थे। पर रतन पूछती, रात नींद आई थी? तो कहने, हाँ खूब नींद आई। रतन पत्थे सामने ले जाती तो मन ही होने पर भी खा लेते। रतन समझती हर रहे हैं। कविराज जी से भी वो वही समावार कहती। वो भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा, मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, इसमें बढ़कर क्या बात होगी? मैं तो ईश्वर से मनाती हूँ कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दें। शाम को घूमने आया करो। बगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे बवर ही जाने पर बतना। कहाँ जाऊं? मेरा तो कहीं जाने को जी ही नहीं चाहता। मुझे यहीं मरने अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया। बोले, जरा शहर के पाकों में घूम फाम कर देखो, शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादावाद याद आ गया। रमा को पा जाने की आनंदमय आशा ने एक क्षण के लिए उसे विवल कर दिया। कहीं वो पार्क में बैठे मिल जाती? कहिए बाबूजी, ये कहाँ भाग कर जाइएगा? इस कल्पना ने उसकी मुद्रा खेल उठी। बोली, जालपा से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहाँ आकर भूल गई। वकील साहब ने मायख कहा, आज जाकर देखो। आज क्या, शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन चिंता तो नहीं रहेगी? वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो अच्छा हो रहा हूँ। रतन ने संदिग्ध भाव में कहा, अच्छा, बवाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा में अच्छे होने का कोई लक्षण उसे न दिखाई देता था। इनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है? इनकी आंखें क्यों हरदम बंद रहती हैं? देह क्यों दिन दिन दुबली पड़ती जाती है? महाराज और कहार में वो ये शंका न कह सकती थी। कविराज से पूछते उन्हें संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाते तो उनसे पूछती। वो इतने दिनों से वहां है, किसी दूसरी डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज जी से उसे कुछ कुछ निराशा ही बनी थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा, मुझे जरा उठाकर बिठा दी दीमल। पड़े पड़े कमर सीधी हो गई। एक प्याली चाय पिला दी। कई दिन हो गए चाय की सूरत नहीं देखी। ये पथ्य मुझे मारे डालता है। दूध देखकर ज्वर चढ़ जाता है, पर उनकी खातिर से पी लेता हूँ। मुझे तो उन कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम होता। तुम्हें क्या मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठकर कहा, बाबूजी, मुँह देख लेख। ये तुम्हें पहले ही कहने वाला था, सो देख लेव। बहूजी के डर के मारे नहीं कहता था। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा, मैं मौत से डरता नहीं टीमल, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नरक पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। फिर भी मरने की जी नहीं चाहता। सोचता हूँ मर गया तो क्या होगा। तीमल ने कहा, बाबूजी, मुँह देख लेव, आप ऐसी बातें ना करें। भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाऊं? आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं, मुँह देख ले कुछ मानते ही नहीं। मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है। कभी कभी गवारी की भी सुन लिया करो। सो देख लेव, आप मानी बाहे न मानी, मैं तो एक सयाने को लाऊंगा। बंगाल के ओझे सयाने मशहूर हैं। वकील साहब ने मुंह उधर ले लिया। प्रेत बाधा का वो हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कई ओझियों को पीट चुके थे। उनका प्रयास था कि ये प्रवंचना है, ढोंग है, लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी न थी कि टीमल के इस प्रस्ताव का विरोध करने।
मुंह उधर ले लिया। महाराज ने चाय लाकर कहा, सरकार, चाय लाया हूं। वकील साहब ने भाप के प्याले को क्षुधित नजरों से देखकर कहा, दूबजी नहीं पीऊंगा, उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी। क्यों महाराज, जब से मैं आया हूं मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है? महाराज ने टीमल की ओर देखा। वो हमेशा दूसरों का मुंह ताकते थे, खुद सोचने की शक्ति उनमें न थी। अगर टीमल ने कहा है आप अच्छे हो रहे हैं तो वो भी इसका समर्थन करेंगे। टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो उन्हें भी इसके विरुद्ध ही बहना चाहिए। टीमल ने उनके असमंजन को भांप कर कहा, जरा क्यों नहीं हुआ है? हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जरूर हुआ है, मुदा बहुत कमा, महाराज बोले। हाँ, कुछ हुआ। वकील साहब ने कुछ नहीं बोला। 2-4 वाक्य बोलने के बाद ही वो शिथिल हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उसके मुख पर, बुद्धि पर, मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। अगर कुछ आशा थी तो इतनी ही कि शायद मन की दुर्बलता में उन्हें अपनी दशा इतनी ही हीन मालूम होती हो। उनका दम अब पहले से ज्यादा फूलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी। जान पड़ता था बस अब प्राण निकला। भीषण प्राण वेदना होने लगती थी। कौन जाने कब ये अवरोध एक क्षण और बहकर जीवन का अंत न कर दे। सामने उद्यान में चांदनी धरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी मिसक रही थी। फल और पौधे मलिन मुख, सिर झुकाए, जाड़ा और भय से विवल होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ रखते थे। उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की 2 बूंदें बिराकर फिर उसी भांति देखने लगते थे। महसा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों में आंसू की बूंदें मजन रही थीं। क्षीण स्वर में बोले, टीमल, क्या सिद्धू आए थे? फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित हुई मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हों। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर लीं। सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता था, कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता था। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान, इतनी चित्रमय व थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोलीं और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा। उन्हें अभी ऐसा जान पड़ता था कि मेरी माता आकर पूछ रही हैं, बेटा तुम्हारा जी कैसा है? सहसा उन्होंने टीमल से कहा, यहाँ आओ, जाओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो वो घूम कर आती होंगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन पहुंची। वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा, कहाँ गई? कुछ उसका पता मिला? रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कई जगह देखा, वहीं न दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जानी बता लगता नहीं, ये भला क्या मिलेंगे? दवा खाने का समय तो आ गया ना? वकील साहब ने दबी जबान से कहा, लाओ लाली, पिया। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वो जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी। एकाएक उसने कहा, घर से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा। फिर आप उसका भाव समझकर बोले, नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूं। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले, मैं चाहता हूं कि अपनी वसीयत निभा दूं। जैसे एक तीव्र तीक्ष्ण बाण रतन के पैर में घुसकर सिर में निकल गया। मानो उसके देह के सारे बंधन शिथिल हो गए, सारे अवयव बिखर गए। उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए। मानो नीचे से पृथ्वी निकल गई, ऊपर से आकाश निकल गया और अब वो निराधार, निस्पंद, निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध कंठ से बोली, घर से किसी को बुलाऊं? यहाँ किससे सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस पर वह विश्वास कर सकती, निम्न सलाह ले सकती। घर के लोग जा जाते तो वह दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वह अकेली क्या करे? आखिर भाई बंद और किस दिन काम जाएंगे? संकट में ही अपने काम आते हैं। फिर वह क्यों कहते हैं कि किसी को मन बुलानी? वसीयत की बात फिर उसे याद आ गई। यह विचार क्यों उनके मन में आया? वैद्य जी ने कुछ कहा तो नहीं? क्या होने वाला है? भगवान, ये वैद्य अपने सारे संगों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्लाकर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा। अपनी माता याद आई। उसके आंचल में मुख छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उस भयमय अंचल में रोकर उसकी बाल्या की कितना संतोष होता था। कितनी जल्द उनकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। बाढ़, ये आधार भी अब नहीं। महराज ने आकर कहा, सरकार, भोजन तैयार है, चानी परसूं? रतन ने उसकी ओर कठोर नहरों से देखा। वह बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया।
मगर एक ही क्षण में रतन की महराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया? भोजन भी ऐसी चीज है जिसे कोई छोड़ सके। वह रसोई में जाकर महराज से बोली, तुम लोग खा लो महराज, मुझे आज भूख नहीं लगी है। महराज ने आग्रह किया, 2 ही पुलथा लीजिए सरकार। रतन डिठक गई। महराज के आग्रह में इतनी सहृदयता, उतनी संवेदना भरी हुई थी कि रजत को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहाँ कोई अपना नहीं है, यह मानने में उसे अपनी जून प्रतीत हुई। महराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था। वही स्वामिनी आज उसके सामने बड़ी दीन सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उनकी सारी सद्गृत्यां उमड़ उठीं। रतन को उसके दुर्जन मुख पर अनुराग करते नजर आया। उसने पूछा, क्यों महराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा में कोई लाभ हो रहा है? महराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे। कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। रतन ने अविश्वास के भांदाज में देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महराज। महराज की आंखें डबडबा गईं। बोले, भगवान सब अच्छा ही करेंगे बहूजी, घबराने में क्या होगा, अपना तो कोई बस नहीं है। रतन ने पूछा, यहाँ कोई ज्योतिषीत मिलेगा? जरा उससे पूछते, कुछ पूजा पाठ भी करा लेने में अच्छा होता है। महराज ने तुष्टि के भाव से कहा, ये तो मैं पहले ही कहने वाला था बहूजी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो, इन बातों से वह कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, सवेरे किसी को जरूर बुला लाना। सरकार बिगड़ेंगे? मैं तो कहती हूँ। ये बहती हुई वह कमरे में आई और रोशानी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी। बहन, नहीं कह सकती क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम हुआ है कि मैं अब तक मीठे अम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज ये बात उनके काबू में बाहर हो गई। तुमसे क्या कहूँ, आज ये वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे, मैंने ही टाला। दिन बढ़ रहा है बहन, जी चाहता है थोड़ी सी मंखिया खाकर भी रह लूं। विधाता की संसार दयालु, कृपालु, दीन बंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है। मैं कहती हूँ, उसने निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर कोई दुष्ट भी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज है। जिस दंड का हेतु ही हमें न मालूम हो, उस दंड का मूल्य ही क्या? वह भी जबरदस्त की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गह लेती है। इस अंधेरे निर्जन कांटों से भरे हुए जीवन मारों में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। मैं उसे आंचल में छिपाए विधि की धन्यवाद देती हुई गाती चली जा रही थी, पर वह दीपक भी मुझसे छीना जा रहा है। इस अंधकार में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरा रोना सुनेगा? कौन मेरी बाह पकड़ेगा? बहन, मुझे क्षमा करना, मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला। आज कई नाकों का चक्कर लगाया आई, पर कहीं पता नहीं पता। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी। माताजी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो रोग जैया पर पड़ी सिमक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी।